हेलो मित्रों, मैं शिवम एक बार पुनः आप सभी का आर लोअर पीसीएस आदि जीएस के लिए उपयोगी टेस्ट सीरीज में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आइए देखते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दिया गया है हमारा, मुगल साम्राज्य के अधीन। तो पूछा गया नीचे दो कथन दिए गए हैं और निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो पहला दिया गया है हमारा, मुगल साम्राज्य के अधीन सभी जागीरदार मनसबदार भी थे। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। मुगल साम्राज्य में एक व्यवस्था चलती थी, मनसबदारी व्यवस्था, है ना। तो उसमें जितने भी जागीरदार होते थे वो मनसबदार कहलाते थे। सेकंड कथन दिया गया है, मुगल साम्राज्य के अधीन सभी मनसबदार जागीरदार भी थे। नहीं, ऐसा आवश्यक नहीं था हमारा। अब थोड़ी सी बात यहाँ पर समझ लेते हैं। मनसबदारी व्यवस्था की प्रेरणा अकबर को कहां से मिली थी? मंगोलिया के खलीफा अब्बास सईद। तो मंगोलिया के खलीफा अब्बास सईद द्वारा मनसबदारी व्यवस्था को प्रारंभ किया गया था और चंगेज खां और तैमूर द्वारा अपनाई गई व्यवस्था से अकबर ने इसको प्राप्त किया था। तो खलीफा के अब्बास सईद ने इसको आरंभ किया, फिर इससे चंगेज खां और तैमूर ने इस व्यवस्था को अपनाया और फिर उसी व्यवस्था को किसने प्राप्त किया था? अकबर ने प्राप्त किया था। यानी कि हम कह सकते हैं कि मनसबदारी व्यवस्था की प्रेरणा खलीफा अब्बास सईद द्वारा, है ना, आरंभ की गई थी तथा चंगेज खां एवं तैमूर द्वारा अपनाई गई व्यवस्था से अकबर ने इसको प्राप्त किया था। मनसबदारी व्यवस्था मुगल सैनिक व्यवस्था का मूल आधार थी। मनसबदारी व्यवस्था एक तरह से कह सकते हैं कि मुगल सैनिक व्यवस्था का मूल आधार थी। और ये मनसबदारी व्यवस्था, है ना, दशमलव पद्धति पर आधारित थी। मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित थी। कौन सी? मनसबदारी व्यवस्था। अच्छा, एक बात और रखेंगे, मनसब कोई पदवी नहीं होती थी, ठीक है ना। मनसब जो है किसी अमीर की स्थिति का बोध कराती थी। यानी कि कह सकते हो कि मनसब जो था ये पद या श्रेणी होती थी। मनसब क्या था? मनसब पद या श्रेणी होती थी जो दरबार में अमीर की स्थिति को दर्शाता था। अकबर ने अपने संपूर्ण मनसब को अल्लाह शब्द की गणना के योग, अल्लाह शब्द की अगर गणना करेंगे तो क्या आएगा? 1+3 30+30+5 यानी कि 66। अल्लाह शब्द की गणना करेंगे तो 66 आएगा। तो अकबर ने अपने संपूर्ण मनसब को अल्लाह अर्थात अल्लाह शब्द की गणना के योग अर्थात 66 श्रेणियों में विभाजित किया था। यानी कि कह सकते हो कि अकबर जो था, अकबर ने मनसबदारी कितने प्रकार के मनसब श्रेणियां थी अकबर के अनुसार? 66। जबकि जो अबुल फजल है, अबुल फजल ने केवल 33 श्रेणियों का ही उल्लेख किया है। अबुल फजल ने केवल 33, मतलब अकबर के अनुसार 66 प्रकार की 66 श्रेणी के मनसबदार होते थे, जबकि अबुल फजल ने केवल 33 श्रेणियों का ही मनसबदारों की 33 श्रेणियों का ही उल्लेख किया है हमारा। ठीक है ना। मनसबदार सेना के पदाधिकारी नहीं होते थे। मनसबदार जो थे वो सेना के पदाधिकारी नहीं होते थे। मुगल शासन के अधीन उच्च पदाधिकारी भी मनसबदार होते थे। अगर मान लो सवाल पूछ दे, क्या मुगल सेना में जो उच्च पदाधिकारी थे क्या वो भी मनसबदार होते थे? तो हाँ, होते थे। ठीक है ना। तो हाँ, होते थे। तो मनसबदारी अकबर की सैनिक और असैनिक सेवा का ही एक तरह से कह सकते हो नाम था। और मुगल मनसबदार वंशानुगत नहीं होते थे। ठीक है ना। मुगल मनसबदार जो थे ये वंशानुगत नहीं होते थे। एक बात आपको ये भी याद रखनी है यहाँ से। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बात? तो अगर मान लो कभी कहते सभी सैनिक सैन्य अधिकारी नहीं थे, तो बिल्कुल बात ठीक है। सारे मनसबदार सैन्य अधिकारी थोड़े ना होते थे। सभी मनसबदार सैन्य अधिकारी नहीं थे। और जो लोग मुगलों के अधीन उच्च नागरिक पद पर थे, है ना, वे भी मनसबदार होते थे। जो लोग मुगलों के अधीन उच्च नागरिक पद पर थे, मतलब उच्च पदाधिकारी थे, वो भी मनसबदार होते थे हमारा, है ना। और जो उच्च पदाधिकारी थे उनको क्रम के अनुसार वर्गीकृत किया जाता था। ठीक है ना। हम्म, तो यहां तक बात सबके समझ में आई। तो इस प्रकार से अगर क्वेश्चन देखा जाए तो इसका पहला वाला सही है और सेकंड वाला गलत है हमारा। पहला सही है हमारा और सेकंड वाला गलत। इस प्रकार से इसका पहला ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन जी इसका जो है सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मराठों ने अंग्रेजों को मराठों ने दिल्ली को अंग्रेजों को कब खोया था? क्या 1803 में खोया था? क्या 1803 में खोया? अच्छा, एक बात और रखेंगे, मनसबदार को जात और सवार में बांटा गया था। जात क्या होता था? जात होता था व्यक्तिगत पद और सवार क्या होता था?
घुड़सवार, घुड़सवारों की संख्या। सवार पता था घुड़सवारों की संख्या, और मनसबदारी व्यवस्था में जात बताता था क्या, व्यक्तिगत पद को। ठीक है ना। तो यानी क्या रखेंगे, अकबर द्वारा मुगल प्रशासन में शुरू की गई मनसबदारी व्यवस्था, विभिन्न रैंकों के अधिकारी होते थे। मनसबदारी व्यवस्था में विभिन्न रैंकों के अधिकारी होते थे, जो नागरिक और सैन्य सेवाओं दोनों में शामिल होते थे। नागरिक सेवा में भी शामिल होते थे मनसबदार, और सैनिक सेवाओं में भी मनसबदार शामिल होते थे। ठीक है ना। तो ये भी एक बात यहाँ से याद रख लेने वाली है। तो मराठों ने दिल्ली को अंग्रेजों को खोया, कब खोया था, 1803 में। तो ये बिल्कुल बात ठीक है। जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ है ना, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 1805 में जो हुआ था, तो इसमें माधवराव द्वितीय की मृत्यु के बाद बाजीराव द्वितीय को पेशवा के रूप में स्थापित किया गया था। तो दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1803-5 में लड़ा गया। अब इसमें कई सारी संधियां हुई थी। तो एक संधि हुई थी सुरजी अर्जन गांव की संधि 1803 में। 1803 में सुरजी अर्जुन गांव की संधि हुई थी। उस पर सिंधियाओं ने हस्ताक्षर कर दिया, और हस्ताक्षर करते ही अंग्रेजों को रोहतक, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र, गुड़गांव वाला क्षेत्र, दिल्ली वाला क्षेत्र, आगरा वाला क्षेत्र, और गुजरात के कुछ इलाके, बुंदेलखंड के कुछ हिस्से, और अहमदनगर किले के क्षेत्र मिल गए थे। किसको, अंग्रेजों को। तो पहला वाला तो ठीक है। जबकि एक संधि भोसले जो थे, भोसले ने 1803 में देवगांव की संधि पर साइन कर दिया था, और जिससे अंग्रेजों को कटक शहर प्राप्त हुआ था। कटक, बालासोर यानी कि पश्चिमी क्षेत्र वो प्राप्त हुए थे, कटक बालासोर प्राप्त हुए थे। और राजघाट की संधि पर होलकरों ने साइन कर दिया था 1805 में, जिसके अनुसार अंग्रेजों को टोंक, बूंदी और रामपुरा मिले थे हमारे। द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक जेम्स मिल की किताब है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। जेम्स मिल ने ये किताब 1817 में लिखी थी। जेम्स मिल ने किताब 1817 में लिखी थी, और इसमें जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 खंडों बांटा है। भारतीय इतिहास को 3 अवधियों में बांटा है। एक ब्रिटिश अवधि, एक मुस्लिम काल अवधि, और एक हिंदू अवधि। तो 3 अवधियों में बांटा है। कितने अवधियों में बांटा है, 3 अवधियों में जो है इसको बांटा है हमारा। क्लियर है। तो ये बात याद रखेंगे यहाँ पर। ईसाई शामिल नहीं इसमें। ठीक है। अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण से कौन सा जुड़ा अनुच्छेद है। क्या वो जुड़ा है आपका अनुच्छेद 236? तो ये हो जाएगा गलत। ये जुड़ा है अनुच्छेद 235। ये गलत हो गया आपका 235। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 में कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण की शक्ति हाई कोर्ट के हाथों में है। अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण की शक्ति किसके हाथों में है, हाई कोर्ट के हाथों में है हमारा। इस प्रकार जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों पर हाई कोर्ट का नियंत्रण होता है। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत का पहला मजदूर संघ एनएम लोखंडे द्वारा बनाया गया था। क्या भारत का पहला मजदूर संघ एनएम लोखंडे द्वारा बनाया गया था? तो ये बात ठीक है। भारत का जो पहला मजदूर संघ था वो किसके द्वारा बनाया गया था, वो एनएम लोखंडे द्वारा ही बनाया गया था। एनएम लोखंडे महोदय ने बंबई मिल हैंड्स एसोसिएशन, बंबई मिल हैंड्स एसोसिएशन है ना, जो कि भारत का पहला मजदूर संघ माना जाता है, इसकी स्थापना 1890 में की थी। इसकी स्थापना 1890 में की थी एनएम लोखंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। स्त्री और पुरुष के बीच तुलना नामक किताब, ये किताब किसकी है, ताराबाई शिंदे की है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। संध्या पत्रिका का संपादन ब्रह्म बांधव उपाध्याय ने किया था। ये भी बात बिल्कुल ठीक है। दर्पण जो कि मराठी भाषा का समाचार पत्र था, बाल शास्त्री जांभेकर से जुड़े हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। एस तारापुर कमेटी चालू खाता परिवर्तनीयता गलत। चालू खाता से नहीं है, पूंजी खाता परिवर्तनीयता से। किसे है, पूंजी खाता परिवर्तनीयता से जुड़ी हुई है एस तारापुर कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, निम्नलिखित को सही कालानुक्रम से लगाएं। अब यहां पर आपको क्या दिए गए हैं, यहां पर आपको दिए गए हैं कुछ पेशवा। ठीक है, यहां पर दिए गए आपको पेशवा, इनको आपको कालानुक्रम से लगाया है, कालानुक्रम से लगाना है। तो अब सभी को पता है कि सबसे पहले पेशवा जो थे, सबसे पहले पेशवा में आते हैं कौन,
बालाजी विश्वनाथ। एक नंबर पहले आना चाहिए, जो कि ना ए ऑप्शन में है, ना सी ऑप्शन में है, ना डी ऑप्शन में है। तो सबसे पहले कौन आएंगे? बालाजी विश्वनाथ। विश्वनाथ के बाद आएंगे बाजीराव प्रथम। विश्वनाथ के बाद आएंगे बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम के बाद क्या आएंगे? अब देखो बालाजी ले लो और बाजी ले लो, तो बालाजी बाजीराव। तो थर्ड पर कौन आएंगे? बालाजी बाजीराव, इनको नाना साहब भी कहते थे। फिर माधव राव आएंगे। कौन आएंगे? माधव राव आएंगे। और माधव राव के पश्चात नारायण राव आएंगे। और नारायण राव के पश्चात रघुनाथ राव आएंगे। और रघुनाथ राव के पश्चात सवाई माधव राव आएंगे। और फिर अंत में आएंगे बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय। तो बालाजी विश्वनाथ, फिर बाजीराव प्रथम, फिर बालाजी विश्वनाथ का बालाजी ले लो और बाजीराव प्रथम का बाजीराव ले लो, तो क्या बन जाएगा? बालाजी बाजीराव। फिर ये आए थे, फिर फोर्थ नंबर पर कौन आए? माधव राव आए, फिर नारायण राव आए, और फिर रघुनाथ राव आए। कौन आए? रघुनाथ राव। इसके दिमाग में से याद कर लो, नारायण का एक अवतार है माधव, जो कि पहले आए, ऐसे दिमाग में याद रख लो। और नारायण के बाद कौन आए? रघुनाथ राव आए, फिर सवाई माधव राव आए, और फिर बाजीराव सेकंड आए हमारे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के आकांक्षी जिला कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे 2015 में शुरू किया गया था, गलत। इसको 2018 में शुरू किया गया था, 2018 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य 100 अल्प विकसित जिलों को परिवर्तित करना है, गलत। 100 नहीं, 112 जो अत्यंत पिछड़े इलाके थे, अल्प विकसित जिले थे, उनको जो है ना, विकसित करना था। और यूपी में आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत 8 जिले शामिल हैं। यूपी में आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत 8 जिले शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? केंद्रीय बजट। अच्छा, इसमें आपको देखना कौन सा सही सुमेलित है। इस क्वेश्चन में आपको देखना क्या है? कौन सा सही सुमेलित है, नहीं हटा देना है, कौन सही सुमेलित है देखना है। केंद्रीय बजट 2025-26 की मुख्य थीम आत्मनिर्भर भारत थी, गलत। इसकी थीम थी क्या थे? इसकी थीम थी सबका विकास। विद्युत स्विच बनाने में बैकेलाइट का प्रयोग किया था, जो कि थर्मोप्लास्टिक है, गलत। विद्युत स्विच बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक विद्युत स्विच बनाने में बैकेलाइट का प्रयोग तो होता है, लेकिन बैकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। कैसी प्लास्टिक है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, ठीक है ना। बैकेलाइट को फॉर्मल्डिहाइड रेजिन के नाम से भी जानते हैं। जयसिंह द्वारा बनाई गई अंतिम वेधशाला दिल्ली वेधशाला, गलत। अंतिम वेधशाला थी मथुरा वेधशाला। आपको पता जयसिंह ने अंतरिक्ष के अध्ययन के लिए 5 वेधशालाएं बनवाई थी। एक मथुरा में वेधशाला बनवाई, जो कि अंतिम वेधशाला थी। एक वाराणसी में वेधशाला बनवाई थी, एक दिल्ली वाली थी, एक जयपुर वाली थी, एक उज्जैन वाली थी। ये भी गलत हो गया। लिनक्स, यूनिक्स, सिम्बियन, डॉस, क्या ये ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं? तो ये बात बिल्कुल ठीक है। लिनक्स, यूनिक्स, सिम्बियन और डॉस, ये सभी के सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण माने जाते हैं हमारे। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।